नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका। पिछला जो वीडियो था हमने उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 किया। उसमें हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़, कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ की वजह से जो 2 पॉइंट चार्जेस है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब है चार्ज अट्रैक्टिव भी है या रिपल्सिव भी है, और उस फोर्स को कैसे मेज़र किया जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है और उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती है, वो सब हमने पढ़ा। अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है दिस प्रेजेंटेशन, इसमें हम जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। और इसमें जितनी भी हेडिंग्स के अंदर जो जो डेरिवेशंस है उनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपने 11th और 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज or a system of charges within which other charge particle experiences electrostatic force। इस लाइन को आप ध्यान से समझिए कि एक कोई भी चार्ज है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ एक रीजन होता है, एक दायरा होता है, और वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। चारों तरफ वो दायरा रहेगा। और जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ फील्ड होगी, और दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। लेकिन वो रिपेल किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। यानी कोई ना कोई ऐसा स्पेस है जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज को कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा है। अगर इसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा। तो हम जानते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो वो फील्ड होती है। हर चार्ज बॉडी या पार्टिकल के चारों तरफ फील्ड होती है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी जहाँ तक वो चार्ज पार्टिकल इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे चार्ज बॉडी को, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से घटती है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, यानी कि अर्थ, कोई भी मास है उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, अर्थ है उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, तो उसी ग्रेविटेशनल फील्ड में अदर ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटी में। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर एक चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस हो सकते, कई सारे चार्जेस होंगे, तो उनकी वजह से उनकी भी कुछ ना कुछ फील्ड होगी, सबकी अलग अलग, और वो बाद में वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो थ्योरेटिकली कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकली इज इट लिमिटेड टू सर्टेन डिस्टेंस। यानी कि हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और चार्ज पार्टिकल से जितना दूर जाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, और वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है, पर एक लिमिट तक ही वो इफेक्ट शो कर सकती है, यानी प्रभाव डाल सकती है दूसरे चार्ज बॉडी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है। अगर हम ये सारी तीन, इफ़ वी आर यूजिंग द थ्री टर्म्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ यूज्ड many times at many explanations, but all have the same meaning. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्टिंग ऑन वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इट। इस लाइन को आप ध्यान से समझिए कि इट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी एक चार्ज बॉडी है और उसके चारों तरफ जो फील्ड होगी, उसी फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, और वो टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं कि वो जो ओरिजिनल चार्ज है उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यानी वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, उसको जब पास लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। Let us say a positive charge q and another charge q naught. Q naught is test charge. तो test charge is placed at a point, any point in the electric field of q, and
Q naught will experiences some force. What type of force do you know? This is repulsive force. तो Q naught जो force experience करेगा प्लस Q की वजह से, वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो किसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा? Q प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा है प्लस क्यू नॉट को पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और जो टेस्ट चार्ज होता है वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। तो जो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही है कोलम्बियन फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए F की डायरेक्शन क्या है? Q जो है, Q ये Q नॉट को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो रिजल्टेंट F की डायरेक्शन इधर होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। अब रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में इसलिए होगा कि Q नॉट बहुत स्मॉल चार्ज है और Q जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वो इसको रिपेल करेगा। दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन प्लस Q जो है वो इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। इस वजह से रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द राइट होगा। इसी तरह से देखिए आप कि माइनस Q और प्लस Q नॉट। अब देखिए प्लस Q नॉट फिर से टेस्ट चार्ज है, लेकिन आप बता सकते हैं इसमें रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि माइनस Q जो चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो रिजल्टेंट डायरेक्शन इस तरफ होगी, अट्रैक्ट कर रहा है। Q क्या है? सोर्स चार्ज जिसकी वजह से फील्ड है, और Q नॉट है टेस्ट चार्ज मतलब हम टेस्ट करने के लिए कि इसकी फील्ड कहाँ तक है और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा सकता है। F जो है हमारा फोर्स है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो सिंबल्स है इनके यूजुअल मीनिंग्स है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है। लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू ज़ीरो। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है ऊपर हमने क्या बताई थी? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर F क्या है? F इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स per unit test charge. Delta Q means delta Q tends to zero, not equal to zero, but it's approaching towards zero, means to say vanishingly small test charge। इसको आप Q नॉट भी कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें ऐसे लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ लिमिट्स। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि लिमिट क्या है यहाँ पर, यानी लिमिट मतलब डेल्टा क्यू इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज, वेनिशिंगली स्मॉल चार्ज, और इतना स्मॉल होता है कि वो सोर्स चार्ज को अपनी फील्ड की वजह से अफेक्ट नहीं कर सकता। और अब देखिए E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसको आप देखेंगे तो E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, F इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी जो आपने इधर पढ़ी? वो क्या कहती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू, अब F क्या होता है बताइए? कुलम लॉ के हिसाब से अगर आप यहाँ पर कुलम्स लॉ लगाएंगे तो बताइए कुलम्स लॉ कैसे लगाएंगे? कुलम्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो देर आर टू चार्जेस Q and Q naught, both are positive, it means there is a repulsive force।
बट कूलम्ब फोर्स लगाएंगे तो कोलम्बियन फोर्स क्या कहता है, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो हम F की जगह यहाँ पर लिखेंगे के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। पर आप जानते हैं कि के क्या है, 1/4πε0। तो अब यहाँ पर जो ये फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो किस तरह से आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे F की वैल्यू पुट कर दीजिए के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये पुट करने के बाद नीचे क्यू नॉट तो है ही, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में Q और Q नॉट है वो Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, वो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये Q नॉट और F में जो Q नॉट है ये कट जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू के मीन्स 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस आर कैप इज a यूनिट वेक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो जब आप डायरेक्शन बताओगे तो r इज a यूनिट वेक्टर, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड 1 एंड इट इज शोइंग द डायरेक्शन ओनली। ओके, तो इन दिस वे electric field expression can be obtained and you can now easily define electric field again। फिर से definition देखिए, electric field strength at a point in an electric field is the electrostatic force per unit test charge okay, तो electric field is defined as F upon Q यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, F upon Q and KQ upon R square। तो this is the expression for electric field। अब टेस्ट चार्ज के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेनिशिंगली स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट अल्टर और अफेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, यानी जो सोर्स चार्ज है उसकी प्रेजेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसकी पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगा अपनी प्रेजेंस की वजह से। तो हमें यहाँ पर क्या नोट करना है, देखिए व्हाट शुड बी नोटेड, सिंस Q नॉट इज टेकन एज पॉजिटिव और हम हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जो फर्स्ट वाले केस में था वो इस तरफ था, सेकंड वाले केस में रिजल्टेंट इस तरफ था, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले रहे थे। तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और जो क्यू नॉट पे जो इफेक्ट डाला वो इस डायरेक्शन में आ रहा था फर्स्ट एरो के, और जो सेकंड केस में हमने सोर्स चार्ज को -Q लिया था, इसलिए रिजल्टेंट हमारा लेफ्ट की तरफ आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये थी सेकंड केस में, और फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर होगी, फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने सोर्स चार्ज को नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव लेने की वजह से वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर यूनिकली डिटरमाइंड एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके मतलब उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। एक्चुअली देखिए, आपने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स इन न्यूटन एंड पर यूनिट चार्ज इज कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इन तीनों ही एक ही टर्म है, इसलिए इनकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि सोर्स चार्ज जो है एक पॉइंट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो
देर आर 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस x y एंड z। अब देखिए लेट अस से कि सोर्स चार्ज हमारा ओरिजिन पे पड़ा हुआ है और P एक पॉइंट है। देखिए इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं होगी, स्फेरिकल्स कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होंगे, यानी कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी थ्री डायमेंशन में। और ये ओरिजिन से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फील्ड वीक होती जाएगी। तो लेट अस से P एक पॉइंट है जहाँ पर इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो P इज़ एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज ले सकते हैं और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से एक्स वाई जेड, यानी ये जो इसका पोजीशन वेक्टर दिखाया गया है। अब देखिए P पर मैंने जैसा बताया था कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ, देयर इज अ टेस्ट चार्ज। ओके, तो आप जानते हैं कि दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, देयर इज़ अ रिपल्शन, बट Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। टेस्ट चार्ज जो होता है वेनिशियलिंग स्मॉल होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, तो ये इसको रिपेल करेगा। और जब ये रिपेल करेगा तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। नाउ व्हाट इज आर? आर इज अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यू नॉट बाय क्यू, क्यू की वजह से क्यू नॉट पर कितना फोर्स है। अब ये फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस होता है ना। फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस किया जाता है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? ये हमारा कूलम्स लॉ है, F इज इक्वल टू के। वहाँ पर कूलम्स लॉ में क्या था? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम Q1 की जगह Q हो गया और इन प्लेस ऑफ Q नॉट Q2 देयर इज अ Q नॉट। तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में तो यूनिट वेक्टर लगाया गया है। तो दिस इज द फोर्स exerted by Q on Q naught, or we can say this is the force experienced by Q naught due to Q, or F is equal to K Q naught upon R cube. Why there is R cube? Because this is a unit vector R cap. यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं? अगर आप बात करें यूनिट वेक्टर को, आप लिखते हैं आर कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो हो जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा और आर क्यूब हो जाएगा। तो इन दिस वे आप यूनिट वेक्टर को डिफाइन, जब यूनिट वेक्टर को जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि के क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये क्या है? के कूलम्स लॉ में तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू जानते हैं, के की वैल्यू जानते हैं, वो दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी। नाउ अब ये जो था हमारा, ये कूलम्स लॉ था। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की? व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो एफ हम निकाल चुके हैं, अपॉन क्यू करेंगे तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि किस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्यू नॉट पे। तो अब आप F की वैल्यू ऊपर से उठाए, ऊपर से प्लेस कर दीजिए इस वाले एक्सप्रेशन में। तो जब हम प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर क्यूब। देखिए आर क्यूब तो है ही, लेकिन ये क्यू नॉट कहाँ चला गया? क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कट गया। जब हम एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर लिखा E एट आर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज़ सिचुएटेड एट पोजिशन वेक्टर R। ओके, तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप इसको वेक्टर नोटेशन में के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में यूनिट वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप यूनिट वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो फिर नीचे आर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कैन यू गेस व्हाट इज द रिलेशन? तो रिलेशन इज E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और आप क्या कह सकते हैं? F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स E। यहाँ पर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट टाइम्स E, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, यानी F यहाँ पे इधर रह जाएगा और क्यू नॉट उधर चला जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स E हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक field. So in this way you came to know that what is electric field strength और electric field और electric field intensity, ये तीनों ही टर्म एक ही है। यूनिट क्या है? जैसा कि पिछली स्लाइड में आपने देखा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिट कम्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, F इन न्यूटन, Q इन कूलम्स, तो न्यूटन पर कूलम। अब देखिए, इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि यूनिट वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व कर दिया। अब ये जो कर्व देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। तो E वर्सेस आर स्क्वायर, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, तो R वो पॉइंट है, R ऐसा पॉइंट जो R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है सोर्स चार्ज से। तो ये जो हाइपरबोलिक कर्व आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर में अगर कर्व ड्रॉ करें तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ओके, तो दिस इज द हाइपरबोलिक कर्व, दिस इज द इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर्व between E and R square. The electric field due to point charge has a spherically symmetric होती है। इसके चारों तरफ इस तरह से spherically symmetric रीजन बनता है। If Q is greater than 0 then the field is radially outward. Q is greater than 0 का मतलब अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, यानी कि उस स्फीयर से बाहर निकलती हुई होगी। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? Q अगर लेस देन 0 होगा तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, स्फीयर के अंदर एरो जैसे जा रहा है वैसी होगी। जैसा बताया गया कि जैसे Q एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ जो फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी इस तरह से। अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो, लेकिन इसी का रेसिप्रोकल हम करें, सिचुएशन को अगर चेंज करते हैं तो ये तो हमारा सोर्स चार्ज Q था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? माइनस Q। तो इसके चारों तरफ भी फील्ड होगी स्फेरिकली सिमेट्रिक, लेकिन अब फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। तो ये चीज़, ये पॉइंट समझाए गए हैं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस केस में Q अट्रैक्ट करेगा माइनस Q टेस्ट चार्ज को, और उस केस में प्लस Q जो है टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को ही टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो वेनिशिंगली स्मॉल यानी बहुत कम होता है, जो सोर्स चार्ज को अफेक्ट नहीं कर सकता।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अभी तो हमने इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, हमें जनरली ऐसे ही ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक, जैसे सपोज कीजिए कि आर एक पॉइंट है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे? आपको मालूम है के क्यू अपॉन आर क्यूब था। तो यूनिट वेक्टर में जो हम लिखते हैं कि ई वन अप के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो अब आर क्या होगा? आर इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपने वेक्टर जब पढ़े थे तो आर इज़ अ पोजिशन वेक्टर, और थ्री डी ज्योमेट्री में जो आर का मैग्नीट्यूड आता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आता है। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। तो ऑलरेडी क्यूब था, ये 1/2 से इंटू हो गया, तो ये 3/2 आ जाएगा, है ना। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, देखिए इसमें बताया गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कोलम्बियन फोर्स भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a charge due to other charges is the vector sum of electrostatic force due to these other charges as if they were existing individually। यहाँ पर जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, Q1 एक चार्ज है, ये Q2, देन Q3, Q4, Q5। अब आप देख रहे हैं कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव है, Q3 नेगेटिव है, Q4 जो है वो पॉजिटिव है और Q5 नेगेटिव है। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज अगर पड़ा हुआ है किसी पॉइंट पर, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मैनी अदर चार्जेस। अभी तो हमने जो प्रीवियसली अभी क्या पढ़ा कि एक चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि एक चार्ज कई चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कूलम्ब्स लॉ में क्या था, हम 2 चार्ज लेते थे, Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर हम देखिए Q1 Q2 भी लेंगे, Q1 Q3 भी लेंगे, Q1 Q4 लेंगे, Q1 और Q5 भी लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1, अब हम कोलम्बियन फोर्स 2 चार्जेस के बीच में लिखाएंगे और बाकी अदर चार्जेस को एब्सेंट मानेंगे। हम क्या करेंगे, Q1 Q2 के बीच में फोर्स निकालेंगे, कोलम्बियन फोर्स Q1 Q3 के बीच में, Q1 ऐसे अलग अलग फोर्सेस निकाल के और उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, उनको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज अदर चार्जेस एज इफ दे वर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। तो इस एक्सप्रेशन को आप देखिए। अब ये फोर्स बताया गया, देखिए F12 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F13 is force on 1 due to 3, and F15 is force of 1 due to 5, and F14 is force on charge 1 due to 4। तो अब ये फोर्सेस की डायरेक्शन है, फोर्स। अब देखिए ये सारे के सारे वेक्टर है और इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा, एक तरह से पॉलीगन बन रहा है। तो पॉलीगन में जो क्लोजिंग साइड होती है वो इनका रिजल्टेंट होता है और इन सबको ऐड करने पे आता है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप जानते हैं क्या था उसमें, कि क्लोज साइड जो साइड क्लोजिंग साइड होती है वो रिजल्टेंट होता है, और वो बाकी जो साइड्स होती हैं उनका वेक्टर सम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Q1 और Q2 के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस कराने की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव है, देखिए, और दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों का जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा, एक दूसरे से रिपेल करता हुआ होगा। अब ये क्लोजिंग साइड है, तो दिस इज़ अ क्लोजिंग साइड, ये हमारी क्लोजिंग साइड है और ये हमारा रिजल्टेंट भी है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यही होता है, जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट है और वो क्लोजिंग साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर ऑपोजिट। अब क्लोजिंग साइड का देखिए सबका ऑर्डर क्या है, सेम है। ये देखिए ये ऑर्डर ऐसे करके ऑर्डर ले रहे हैं, है ना। तो ये ऑर्डर जो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो क्लोजिंग साइड है वो क्लॉकवाइज है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था 11th में, उसमें क्या था कि जो
if a number of vectors are represented by number of sides of a polygon, then the closing side taken in opposite order represents the resultant of all these vectors. तो देखिए F1 is the resultant and this is F1 means total force on charge Q1 due to all other charges. तो सबको इंडिविजुअली निकाल के हमने ऐड कर दिया. ओके, नाउ अब इसको हम एक सिग्मा नोटेशन में अगर लिखें तो फोर्स एट आर यानी Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए दे दी. के कोलम्बियन फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो सिग्मा इज बी इज नॉट इक्वल टू ए. देखिए ए और बी ये दे दिया. बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू 1 to n. तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 से n जाएगी. तो जैसे क्यू ए क्यू बी, तो बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू फिर आएगी 2, बी की वैल्यू फिर आएगी 3 और बी की वैल्यू आएगी 4, 5 इस तरह से. तो फिर से देखिए इसको सिग्मा नोटेशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो ए की वैल्यू तो 1 ही रहेगी और बी की वैल्यू 1 से लेके बी की वैल्यू 2 से लेके 5 तक जाएगी. यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है. क्यों? क्योंकि हमने कहा ना ए और बी इक्वल नहीं होंगे. तो अगर आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे और बी की वैल्यू 2 रखेंगे तो चार्ज 1 चार्ज 2, फोर्स बिटवीन चार्ज 1 and 2. अगर आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो फोर्स बिटवीन 1 and 3. अगर आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे, ए की वैल्यू हमेशा 1 रखनी है और बी की वैल्यू 3 रखेंगे, बी की वैल्यू 4 रखेंगे. ऐसे करके 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में ऐसे करके रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे. और यहाँ पर आर ए माइनस आर बी मीन्स यूनिट वेक्टर नोटेशन में अगर लिखें तो हम ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही है. ये इसको यूनिट वेक्टर भी रिजॉल्व किया गया है यहाँ पे. तो आर ए माइनस आर बी क्या है? डिस्टेंस. जैसे ए और बी यानी दो चार्जेस, एक ए पर है और बी पे. तो आप जानते हैं कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर जो होता है वो अगर जैसे कोई पॉइंट चार्ज ए पे पड़ा है, कोई बी पे पड़ा है और वो आर ए डिस्टेंस पे है, वो आर बी डिस्टेंस पे है, तो जो नेट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर बी माइनस आर ए. तो इफ़ द फोर्स इज फाउंड ऑन सेकेंड चार्ज, अगर हम यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट जो एक्सपीरियंस कर रहा है इन सारे चार्जेस की वजह से, अगर हम सिचुएशन को आगे और चेंज करें, हम कहें कि सेकंड जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा बाकी सब की वजह से. तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बाकी बी की वैल्यू 1, 3, 4, 5 इस तरह से. और इसी तरह से अगर हम कहना चाहें कि 3 ये जो चार्ज है ये बाकी सब की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बाकी बी की वैल्यू 1, 2, 4, 5 इस तरह से. तो इस तरह से ये सिग्मा नोटेशन में ऐसे हमारे चेंजेस आएगा. यानी ये जनरल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का. बाकी आप अलग अलग फोर्सेस को ऐसे निकाल के फिर इसको जब देखेंगे तो ये जनरल फॉर्म इस तरह से आएगी. तो इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज़ टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्जेस. देखिए नोट करने वाली बात है, जैसे मैंने कहा था कि हम Q1 चार्ज पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन Q2, Q3, Q4 और Q5 की वजह से निकाल रहे हैं. तो ऐसे हम चार्ज सेकंड पर भी 1, 3, 4, 5 की वजह से निकाल सकते हैं. ऐसे ही हम थर्ड के ऊपर 1, 2, 4, 5 की वजह से निकाल सकते हैं. तो हम एक चार्ज पर चार्ज का इंटरेक्शन बाकी अदर चार्जेस से कैसे है वो निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यानी कहने का मतलब ये कोलम्बियन फोर्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है. कोलम्बियन फोर्स था दो चार्जेस के बीच में और यही कोलम्बियन फोर्स हम निकाल रहे हैं
हम कई सारे चार्जेस के बीच में, यानी एक चार्ज बाकी चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है। तो चार्ज ऑन विच द इन्फ्लुएंस ड्यू टू अदर चार्जेस इज टू बी फाउंड इज एज्यूम टू बी अ फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर्स आर रिजिडली फिक्स्ड। एक्चुअली हम जिस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस जो एक चार्ज है जो बाकी अदर चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वहाँ हम ये मान के चलेंगे कि ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो जिस चार्ज पर हम बाकी अदर चार्जेस की वजह से फोर्स निकालें वो फ्लोटिंग कंडीशन में है, वो थोड़ा बहुत मूवेबल है, लेकिन बाकी रिजिडली फिक्स्ड है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट चार्ज फ्लोटिंग इज रिपेल्ड अवे बाय Q2। देखिए पहला चार्ज Q2 से रिपेल होगा क्योंकि पहला चार्ज जो Q1 है वो भी पॉजिटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, एंड Q4 की वजह से भी रिपेल होगा और अट्रैक्टेड बाय Q3 नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्ट होगा, और Q5 की वजह से भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो यानी कि वो जब अट्रैक्ट होगा तो उसकी तरफ मूव करेगा, रिपेल होगा तो उससे दूर जाएगा, तो हम इसको फ्लोटिंग कंडीशन में मानते हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन अदर चार्जेस अमंग देमसेल्फ मस्ट बी इग्नोर्ड। यानी हम ये जैसे कह रहे हैं कि हमने निकाला अभी F12, F13, F14, F15, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। लेकिन हम बाकी और भी तो फोर्स काम कर रहे हैं, जैसे हम कहेंगे F23 भी उस समय काम कर रहा है, F24 भी काम कर रहा है, लेकिन उसको इग्नोर करेंगे जब हम ये सिचुएशन निकालेंगे कि 1 पे जो फोर्स है वो बाकियों की वजह से कितना है, तो तब हम बाकी फोर्सेस को इग्नोर करेंगे। तो अब जैसे हमने अभी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा वो पढ़ा हमने किसकी वजह से, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा फोर्स के बीच में, यानी एक चार्ज कितना फोर्स है। लेकिन ऐसी हम बात करें कि एक चार्ज कितनी फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है दूसरे चार्ज की वजह से, या उसकी एक चार्ज दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी उतना ही सही लागू होता है जितना कि फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देखिए अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रभाव है जो एक चार्ज दूसरे पे डालता है, लेकिन वो प्रभाव जो है हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके ही फील करते हैं। जैसे आपने 10th में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनाते थे, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता था, साउथ पोल की तरफ जाता था, ऐसे लाइंस बनाते थे। तो ऐसे ही क्या होता है, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है उनको, और फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए, और जो वर्कशीट जो भी आपको भेजी जाएगी उसको आप करते रहिए कॉपी में। थैंक यू।